चुनाव आयुक्त को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि वो अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए बाहर निकले, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अलग अलग चप्पे चप्पे पर तैनात है, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। आज किस तरह से मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं, बाहर की तैयारियां क्या है, स्क्रीन पे आपको सब नजर आ रहे हैं। शालिनी झा नोएडा से हमारे साथ है, पीयूष शुक्ला मथुरा से है, अपूर्वा श्रीवास्तव बागपत से, कंचन हमारे साथ जुड़ गई मेरठ से, रमन सैनी जम्मू से, शिव पूजन झा पूर्णिया से, तो मैं दीपक चावला टोंक से, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप चौधरी गए, अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ दिख रहे हैं। सुरभि, तो बिल्कुल सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे क्योंकि राजनीतिक तौर पर लखनऊ का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका मानी जाती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से कहा जाता है अनूप कि रास्ता खुलता है राजनीति का। अगर दिल्ली पहुंचना हो तो फिर उत्तर प्रदेश को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिलेगी? अनूप के पास लौटेंगे अब, लेकिन इससे पहले शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, आप क्योंकि नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती पूरा इलाका बताया जाता है, आज वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देख रही हैं? और क्योंकि आप अगर बूथ के सामने खड़ी तो वहां की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुरभि, दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर में आज वोटिंग होनी है और नोएडा में मेरी मौजूदगी है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगी पोलिंग बूथ स्टेशन से, जहां पर यहां आप देख सकती हैं तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको वो बोर्ड नजर आ रहा होगा जहां लिखा है वेलकम टू द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सेल्फी पॉइंट भी वहां पर लगा दिया गया है। अगर कोई वोट डालकर आता है या कोई फर्स्ट टाइम वोटर है तो वो वहां पर सेल्फी क्लिक करा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि एंट्री गेट पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती अब कर दी गई है, क्योंकि 7 बजे का वो वक्त है जब लोग यहाँ पर आएंगे और वोट डालेंगे। और आज दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर सीट पर जो है वो वोटिंग होनी है। इसको लेकर नोएडा के स्कूल में पोलिंग बूथ स्टेशन ठीक है शालिनी, आपके पास लौटेंगे, आप नजर रखिए वहां पर कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कब से शुरू हो रहा है। यहाँ से रुक करते हैं पीयूष का। पीयूष शुक्ला मथुरा में मौजूद है। पीयूष, क्योंकि मथुरा से हेमा मालिनी उम्मीदवार है, बीजेपी की ओर से 2 बार जीती है, तीसरी बार हैट्रिक की उम्मीद में है वो अब। बिल्कुल, हेमा मालिनी इस बार हैट्रिक की उम्मीद में है और सबसे बड़ी बात है कि आज जो दूसरे चरण का जिन सीटों पर मतदान होना है, अगर मैं उन सीटों का जिक्र करूं तो 7 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। केवल एक ऐसी अमरोहा की सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, वो सपा बसपा गठबंधन में 2019 में चली गई थी। तो ऐसे में अब इस बार भारतीय जनता पार्टी उन 8 सीटों पर अपना परचम लहराना चाहेगी और मथुरा में खास तौर पर हेमा मालिनी यहां से इस बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद से उतरी है मैदान में और लगातार इसी तरह से इनका चुनाव प्रचार भी रहा है। जयंत चौधरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इनके लिए सभाएं की हैं, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को लेकर यहां पर इस वक्त जो लोगों के बीच में रुझान है, जो हेमा मालिनी का रुझान है, जो पार्टी स्तर पर रुझान है, वो साफ दिखाई दे रहा है। सोनिका, इस वक्त मैं यहाँ पर जो बूथ है डीएवी इंटर कॉलेज का, उस बूथ के बाहर खड़ा हूँ और अब से 1 घंटे का वक्त रह गया है जब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले की तैयारियां, चूंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है जाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो हैं वो पीठासीन अधिकारी से लेकर पोलिंग बूथ अफसर। ठीक है, लौट रहे आपके पास। अपूर्वा भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। अपूर्वा, बागपत की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और रालोद का पहले से गठबंधन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस खेमे से भी अगर अपने उम्मीदवारों को उतारा गया चुनावी मैदान में, तो किस तरीके का चुनाव ये इस बार एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिहाज से सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पश्चिमी यूपी में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जिसके जाट उनके ठाट। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, इस बागपत की जमीन को जाट लैंड कहा जाता है। और सबसे पहले आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद यहां पर पोलिंग शुरू हो जाएगी, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और पोलिंग बूथ पे जो तैयारियां हैं वो आपको दिखा देती हूं कि किस तरह से जो वोटर्स हैं उनको परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान इस पोलिंग बूथ पर रखा गया है। और आपको बता दूं कि यूपी लोकसभा की करीब 80 सीटों में से बागपत एक ऐसी सीट है जिसे जाटों का गढ़ कहा जाता है। और ये सीट खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का ताल्लुक इस सीट से रहा है। और
फिलहाल ये सीट भाजपा ने रालोद के खाते में दे दी है और रालोद की तरफ से इस सीट पर राजकुमार सांगवान प्रत्याशी के तौर पर हैं। और यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स करीब 3 लाख से अधिक हैं और जाट वोटर्स यहाँ पर 4 लाख हैं। और इस सीट को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिनके साथ जाट खड़े हो जाते हैं उनके यहाँ पर बड़े ठाठ होते हैं। और अब से कुछ ही देर में, यानी 1 घंटे में यहाँ पर लौटेंगे आपसे कुछ ही देर में, बहुत कम समय है। अब 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत होने जा रही। कंचन का रुख करते हैं, मेरठ से हमारे साथ है कंचन, क्योंकि मेरठ वहां से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। 2014 से हम देख रहे हैं मेरठ को वो लगातार चुनते हैं अपने प्रचार की शुरुआत में ही। अभी वहां क्या तस्वीर है? 1 घंटे में यहाँ पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आएगी और पीएम ने सिर्फ 2014 नहीं, 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, 2024 की बात की जाए तो ये इलाका जो है ग्लैमरस, ये इलाका हॉट सीट माना जाता है। इस बार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल गोविल, जो बहुत सालों पहले टीवी में श्री राम बने थे, जिनको प्राण प्रतिष्ठा में भी हमने देखा था, उनकी पूरी टीम को देखा था, वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और कई बड़े दिग्गज उनके साथ चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरे। वहीं बीएसपी की बात की जाए, बीएसपी जो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी, उनकी तरफ से देवव्रत त्यागी मैदान में है। हालांकि मुस्लिम समाज, दलित समाज को साधने की कोशिश बसपा की तरफ से डेफिनेटली यहां पर की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात किया जाए तो सुनीता वर्मा, जो यहां पर मेयर थी पहले, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई है। तो इस बार यहां का मेरठ का मुकाबला त्रिकोणीय है। तीनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है ये देखने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मायावती जो इस बार उतनी चुनाव प्रचार में नहीं नजर आई थी, वो भी नजर आई थी इस सीट को लेकर। ठीक है कंचन, लौट रहे आपके पास रमन सैनी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रमन, जम्मू पर खास तौर पर इस वजह से भी लोगों की निगाह रहती है क्योंकि बड़े बड़े दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए गए, लेकिन प्रमुख भूमिका उस दौरान देखी गई किसी पार्टी की जब धारा 370 पर हाथ डालने का जिक्र आया था। आज जम्मू के रियासी में जब चुनाव होंगे और इस मतदान में रियासी कितनी अहम भूमिका निभाती है, जरा इस बात को लेकर भी जानकारी साझा कीजिए। जी हाँ सुरभि, देखिए निश्चित रूप में आज दूसरे चरण में जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो मतदान होना है और सीधे तौर पर यहाँ पर मुकाबला अगर हम देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामना जो है वो होगा इस सीट के ऊपर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में इस सीट पर एक बड़ा मार्जिन से जो है वो जीत हासिल की थी, 2024 में भी जो है वो तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए जुगल किशोर शर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला जो हैवीवेट कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, उनको उतारा गया है। हालांकि 2019 में 3 लाख वोट से वो हार गए थे इस सीट के ऊपर, लेकिन ये जो पूरा इलाका है इसमें सबसे बड़ा इस बार जो समीकरण में बदलाव हुआ है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था उसके बाद काफी बड़ा बदलाव जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हुआ है। रियासी पहले जम्मू लोकसभा सीट का पार्ट नहीं हुआ करता था, राजौरी और पुंछ जम्मू लोकसभा सीट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद राजौरी और पुंछ का जो काफी बड़ा इलाका है वो उसे अनंतनाग सीट के साथ मिला दिया गया है और रियासी को जम्मू सीट के साथ मिला दिया गया है। तो आज जो है करीबन 17,81,000 वोटर अपने मतदान का जो है वो प्रयोग करेंगे और 22 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। 2416 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो पूरे क्षेत्र के अंदर बनाए गए हैं और बॉर्डर का इलाका क्योंकि इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहां पर करीबन 22 ऐसे क्रूशियल जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर कंटीजेंसी प्लान भी रखा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत होती है, कहीं पर कोई शेलिंग होती है तो वहां पर बंकर्स तैयार करके रखे गए हैं। अगर वहां पर कोई शेलिंग जैसी सिचुएशन होती है तो ऐसे में पोलिंग पर कोई असर ना पड़े और पोलिंग पूरा स्टाफ जो है उसे बंकर में शिफ्ट कर वहां पर पोलिंग कराई जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां बड़े मार्जिन से जीत हासिल करती आ रही है और पूरा का पूरा ये जो लोकसभा सीट है इस बार हिंदू बहुल सीट बन गया है। रमन, आपके पास हम लौटेंगे, यहाँ से रुक करते हैं शिवपूजन झा का, पूर्णिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन झा, क्योंकि 88 सीटों में से यहाँ पर बेहद अहम हो जाती है ये सीट भी, लेकिन अब यहाँ से सीधा हम रुक कर लेते हैं। टोंक से हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी वहां पे क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं, कितनी तैयारियां हैं वहां?
देखिए बिल्कुल राजस्थान में दूसरे चरण की जो वोटिंग है उसमें लगभग 13 सीटों पर वोटिंग है और मैं इस वक्त टोंक के निवाई में हूं जहां पर महाराजपुरा गांव है, वहां पर मैं हूं और ग्रामीण क्षेत्र ये कह सकते हो और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग करने का उत्साह बेहद ज़्यादा होता है। अभी 6 बजे का समय है, 1 घंटा लगभग है अभी लगभग वोटिंग में, तो अभी से जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से देखा गया था राजस्थान में पहले चरण में कम वोटिंग हुई थी, उम्मीद करते हैं कि इस दूसरे चरण में जो है वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो चुनाव आयोग है चाहे वो प्रशासन है उन्होंने सभी व्यवस्था जो है पूरी कर ली है। ग्रामीणों को या शहरों के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक किया गया कि अधिक से अधिक लोग घर से बाहर निकले और वोटिंग करें, क्योंकि जब कम वोटिंग होती है तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि दूसरे चरण में वोटिंग जो है वो अच्छी हो। और टोंक की मैं बात करूँ तो टोंक में सुखवीर सिंह जौनपुरिया जो भाजपा से है और हरीश मीणा जो कांग्रेस है, जो कि सचिन पायलट के कैंडिडेट है, दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया जो है पिछले 2 बार से जीते हुए मान सकते हैं कि वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ही होगा कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। इसके अलावा राजस्थान की मैं बात करूँ तो आज 13 सीटों पर 2 जो पूर्व जो मुख्यमंत्री उनकी साख दाव पर है, जिसमें वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह वो चुनावी मैदान में है, अशोक गहलोत के बेटे जालोर से वैभव गहलोत वो चुनावी मैदान में। तो कह सकते हो कि तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत की जो फैसला है वो आज होगा और आज वो 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे और आज जनता जो है अपना फैसला सुनाएगी। और 13 सीट में से ये मान के चलिए कि पिछली बार का रिकॉर्ड देखूं मैं तो भाजपा जो है लगातार 2 बार 25 की 25 सीट जीत रहे थे, लेकिन क्या इस बार भाजपा फिर से हैट्रिक लगा पाएगी, फिर से 25 सीट जीतेगी, देखना जो है दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस भी ऐसी कई जगह जो है सीटें हैं, लगभग 10 ऐसी सीट मान के चलेगी जहां पर कांग्रेस जो है फाइट में है। तो कह सकते हो ठीक है दीपक, लौट रहे आपके पास। पीयूष शुक्ला, एक बार फिर से मैं उनका रुख कर रही हूँ। पीयूष, क्योंकि आप मथुरा देख रहे हो और ऐसे में आज मथुरा की जब तस्वीर की हम बात करें, खास तौर पर यहाँ पर एक प्रमुख चेहरा हेमा मालिनी का तो सामने आता ही है, लेकिन क्या हेमा मालिनी को यहाँ पर कांटे की टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है या फिर पूरी तरीके से एक तरफा आज का मुकाबला होने जा रहा है? देखिए हेमा मालिनी का जिस तरह से चुनावी कैंपेन रहा है पूरा, अगर पूरे चुनाव कैंपेन को उठाकर देखें, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। दूसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर यहां पर जाट वोटों का है, तो कहीं ना कहीं रालोद से गठबंधन की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की यहां स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है अन्य दलों से। इसके साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हेमा मालिनी ने इस पूरे कैंपेन में जिस तरह से पूरे परिवार के साथ वो उतर के आई और जनता के बीच पहुंची, तो निश्चित तौर पर उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बार अगर हेमा मालिनी यहां से चुनती हैं तो ये निश्चित ही हेमा मालिनी के लिए भी इतिहास होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतिहास होगा। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें 8 सीटों पर है और 8 में से 7 ऐसी सीटें रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। केवल एक ऐसी सीट है जिस सीट पर दांव लगा हुआ है और उसका इंपैक्ट मथुरा से ही अमरोहा तक जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और जिस तरह से रालोद का साथ है उसका इंपैक्ट अमरोहा में भी दिखाई पड़ना लाजमी है और ये तय हो जाएगा कि मथुरा से निकली हुई यमुना अमरोहा में जाकर जब पहुंचेगी तो कितना वो रंग दिखाएगी वोटों में। ठीक है पीयूष, आपके पास आएंगे। यहाँ से सीधा रुख करते हैं अभी शालिनी का। शालिनी, गौतम बुद्ध नगर में अगर हम लोगों की बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे आप वहां पे देखती है, क्या सोच करके लोग अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? देखिए सोनिका, इस बार मुद्दे बड़े साफ नजर आए। हमने पहले चरण में देखा कि किस प्रकार से जो लोग हैं, और अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। तो इस बार अलग अलग मुद्दे हैं। महिलाओं के लिए महंगाई एक मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर भी आज जो है दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और गौतम बुद्ध नगर में लोग जो है उनके भी मुद्दे अभी क्या है जो है वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में देखिए अभी यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ वोट डालने आएगी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जो सीट है वो पिछले 2 बारी से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से जीतते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो काफी जो है वो अलग नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने इन तीनों ने जो है पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने गुर्जर वोट को लुभाने के लिए राजेंद्र को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने जो है
ब्राह्मण वोट को साधने के लिए राजेंद्र ठीक है। सोलंकी को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्ण समाज को साधने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार टिकट दिया है। ऐसे में ठीक है ये शालिनी, सीट- लौट रहे हम आपके पास। पूर्णिया से हमारे साथ शिव पूजन झा भी जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, अगर बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर हमने कई बार उठापटक देखा, कई बार दल बदल भी देखा, लेकिन इस बार के चुनाव इस वजह से भी अहम हो जाते हैं क्योंकि एक और जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में जैसे ठनी थी वो तस्वीर हर किसी ने देखी, लेकिन ये चुनाव इस बार किस तरीके का प्रभाव लाने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुले मन से कह देते हैं या तो इंडिया या तो एनडीए। जी हाँ, और ये बयान पूर्णिया में ही दिया गया था तेजस्वी यादव की के द्वारा। वजह साफ थी क्योंकि तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा था कि पप्पू यादव कहीं स्पॉइल स्पोर्ट ना बन जाए। देखिए, ये एक बूथ है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7 बजे के आसपास वोटर्स यहां पर आएंगे और भारी मतदान करेंगे। जो पहले फेज में हुआ शायद वो रिपीट इस बार ना हो, और इसी बाबत तमाम पार्टियों ने भी कोशिशें की है, तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन मूल प्रश्न पर आता हूं, जो आपने प्रश्न किया था, प्रश्न यही है बेसिकली कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि या तो इंडिया गठबंधन को वोट डाल दें या एनडीए को, यानी कि पप्पू यादव को नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का वोट का बंटवारा हो।